अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम एनर्जी एंड इट्स मैकेनिकल फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके की क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक है। और यही टॉपिक कैम्ब्रिज, बलूचिस्तान और सिंध की 9th क्लास में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और इनके फार्मूलाज को प्रूव करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि एनर्जी क्या होती है। यानी हम यूज इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, इससे अगर हमें मूव कराना हो तो अगर हमें एनर्जी होगी तो हम इसे मूव करा सकते हैं। यानी हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी में एनर्जी जो है वो क्या, इस सलाहियत का नाम है कि वो वर्क कर सके। यानी इसको मैं यूं कह सकता हूं कि एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, जो कि वर्क कर सके। तो अब वर्क क्या होता है, ये बात आप जानते हैं कि वर्क बेसिकली फिजिक्स में हम ये कहते हैं कि हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं। फर्ज करें मैं राइट साइड पे इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ और ये बॉडी उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, यानी खास डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर ले। फर्ज करें 2 मीटर का इसने, इस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, तो मैं कहूंगा कि मैंने जो है इसमें एक एनर्जी ट्रांसफर की है। यानी वो एनर्जी जो कि मुझ में मौजूद थी वो अब इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुई और उस एनर्जी से इस ऑब्जेक्ट ने ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जो है ये फासला तय किया है, ठीक है। अब वो एनर्जी जो है अगर हमने कैलकुलेट करनी हो कि कितनी हमने ट्रांसफर की है तो वो वर्क डन से हम मालूम कर सकते हैं। यानी सारी बात है कि जितनी इस बॉडी ने वर्क डन किया उतनी ही एनर्जी मैंने उस पर ट्रांसफर की है, ठीक है। यानी फर्ज करें अगर मैंने इस पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई थी और इसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो मैंने देखा कि मैंने इस बॉडी ने जो वर्क डन किया है वो कितना किया जी, वो फोर्स और इसके डिस्टेंस का, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, इनका प्रोडक्ट होगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा जी 5 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, जो कि 10 न्यूटन मीटर बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस बॉडी ने 10 न्यूटन मीटर का जो है वर्क किया, या इसे हम जॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी 10 जॉल्स का वर्क किया। इसका मतलब कि इसमें जो एनर्जी आई है वो कितनी आई है, 10 जॉल्स की आई है। जबकि इसका मतलब अगर इसमें एनर्जी आई है तो जिस पर्सन ने इसको धकेला है उससे इतनी एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई है, लूज हुई है, उसने इतनी एनर्जी लॉस कर दी है। तो यहाँ से फिर हमें एक रिलेशन मिलता है कि बेसिकली वर्क और एनर्जी आपस में जो है वो क्लोज्ड हैं, ठीक है। और एनर्जी के भी यूनिट वही होते हैं जो कि हमारे पास वर्क के होते हैं। यानी दोनों ही हमारे पास एक तो स्केलर क्वांटिटीज हैं और दोनों को ही हम जॉल्स में मैयर करते हैं। अब एक बात ये कि जैसे एक फर्ज करें एक दीवार है और इसको मैं धकेल रहा हूँ, और फर्ज करें कि वो दीवार जो है, अब मैं इस पे अपनी अपनी तरफ से मैं बहुत फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये दीवार जो अपनी जगह से नहीं हिलती। इसका मतलब कि इस दीवार ने जो वर्क डन किया, या हमने इस पे कितना वर्क डन किया, ठीक है। यानी हमने इस पे जो, हम ये कह सकते हैं कि वर्क की अब डेफिनेशन को अगर हम इधर अप्लाई करना चाहें कि हमने इस पे फर्ज करें 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है और बॉडी ने 0 मीटर का जो है डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसका मतलब हमने 0 जॉल वर्क किया है। इसका मतलब कि हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इस बॉडी में जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी कि ये मूव कर सकती, वो बेसिकली वर्क डन होता है, ठीक है। यानी इसको मूव करना चाहिए था फोर्स की डायरेक्शन में, उस लिहाज से इसमें जो वर्क डन हुआ है वो 0 जॉल हुआ है। जबकि हमारी एनर्जी इसमें वेस्ट हुई है। यानी हमने जो है वो, अगर आप देखें तो फोर्स की सूरत में जो हम इस पे एक मुसलसल फोर्स लगा रहे हैं, वो एक हमारे पास जो है वो एक हमारी फोर्स उस पर जाया हो रही है, ठीक है। लेकिन हम अगर वर्क डन के हवाले से देखें तो वो 0 जॉल वर्क हुआ है। फिर इसी लिहाज से जब हमें बात समझ में आती है तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी जो है हमारे पास, एनर्जी जो है वो आखिर किन किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। हमने देखा कि एनर्जी जो है उसकी जो बेसिक
दो ही हमारे पास टाइप्स होती हैं। यानी एक वो टाइप होती है एनर्जी की जिसमें कि वो मोशन, यानी बॉडी के मोशन की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी आ जाए, ठीक है। यानी कि चले इस बात को मैं जो है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ आपसे कि ये कौन सी टाइप की एनर्जी होगी। यानी इसको हम जो इसका नाम हम रखते हैं वो ये रखते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है। यानी ये काइनेटिक एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से है। जबकि दूसरी एनर्जी जो हमारे पास होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी जो पोजीशन की वजह से होगी। लेकिन अब इसमें कि किस तरह से ये एक एनर्जी जो है हम इन दोनों को स्टडी कर सकते हैं। यानी इसकी सिंपल एग्जांपल मैं यूं कह सकता हूं कि हमारे पास जब एक ग्लेशियर्स की एग्जांपल ली जाए, ग्लेशियर्स जो है वहां पर बर्फ जो है, यानी पानी जब बादलों से बरसा और यहाँ पर बर्फ की सूरत में इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब सूरज की रोशनी जब इस पे पड़ती है और वो इसमें एक एनर्जी यानी ट्रांसफर करती है। अब वो एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये चूंकि एक हाइट पर है, यानी इनमें एक पोटेंशियल एनर्जी है, ये अपनी पोजीशन की वजह से एनर्जी है। और वो ग्रेविटी की वजह, जमीन की ग्रेविटी इन पे असर करेगी। यानी न्यूटन लॉ ऑफ, अगर हम जो है ग्रेविटेशन लगाएं कि चूंकि अर्थ इस दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रही हो, जब ये मोशन में आएगा यानी जब ये इसकी डेंसिटी कम होगी, वाटर बनेगा तो ये जमीन की तरफ मूव करता हुआ आएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वर्क डन करेगा। जब ये ग्राउंड पे आएगा तो इसमें फिर वो जो एनर्जी जो नहीं वाटर मालिक्यूल जो मूव कर रहे होते हैं, एक नदी में जो हमें नजर आता है, एक नाले में जो वाटर मूव करता हुआ नजर आता है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे होते हैं, जो कि उतनी ही होती है उसकी अमाउंट जितनी की पोटेंशियल एनर्जी उनके अंदर पहले से मौजूद थी। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। यानी एनर्जी बेसिकली हम ये कहते हैं कि किसी बॉडी में वर्क करने की सलाहियत का नाम है। अब काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक होगा किसी बॉडी में वर्क करने की सलाहियत आ जाना मोशन से, यानी मोशन की वजह से किसी बॉडी में ये एनर्जी आ जाए कि वो वर्क कर सके, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी अब मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि हमारे पास जैसे एक बाइसाइकिल है, ये साइकिल साइकिल की चले एग्जांपल ले लेते हैं। एक साइकिलिस्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब ड्यूरिंग मोशन जो है इसमें एक जो है एनर्जी आ गई है जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी अब वो हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। यानी कि अगर ये पैडल मारना छोड़ दे तो हम देखेंगे कि इसको रोकने के लिए हमें एक एनर्जी चाहिए होगी। यानी जिस तरह के फ्रिक्शन इसके ऊपर वर्क करेगी, या हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर वर्क करेगी, या ग्रेविटी फोर्स के तौर पर अगर हम देखें तो वो इसे जब तक इस पे अप्लाई नहीं होगी ये नहीं रुकेगा। मतलब कि इसमें एक एनर्जी है जो कि उससे वर्क डन करने पे मजबूर कर रही है, जो कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। तो ये तो बात हमें पता चली कि बॉडी में एनर्जी मौजूद है जो कि काइनेटिक एनर्जी की सूरत में, जिसे कि हम फिर के डॉट ई यानी शॉर्ट फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी इस तरह से लिखते हैं, जो कि वर्क डन से ही हमने, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये इसको रिजम्बल किया गया है, फिर तो हम इसे जॉउल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। यानी जॉउल्स में, जैसे वर्क डन को हम जॉउल्स में मेजर करते हैं या न्यूटन मीटर में, इसी तरह एनर्जी को भी न्यूटन मीटर में या जॉउल्स में मेजर करते हैं। और प्लस ये भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। अब इस तरह से कि अगर इसका एक फार्मूला हमने ड्राइव करना हो कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी को हम मैथमेटिकली जो है वो इसकी जो क्वांटिटी है उसकी विद यूनिट जो है उसको हम मेजर कर सकें, तो इसके लिए हम अब देखते हैं कि केस को हम स्टडी करते हैं इस तरह से कि फर्ज करें एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है। फर्ज करें एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसपे कि हमने फोर्स लगाई थी और वो फोर्स की डायरेक्शन में ये बॉडी, जिसका मैस में m शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये मूव करना शुरू। यानी न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई होती है तो उस नेट फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी जो है वो एक्सलरेट करती है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि बॉडी एक्सलरेट कर रही है। और ड्यूरिंग एक्सलरेशन यानी जारी बात है कि आस्ता जब हमने फोर्स लगाना छोड़ दिया तो ये बॉडी में डिसलरेशन प्रोड्यूस, और एक वक्त आई कि ये स्टॉप कर गई। तो इस तरह से है कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कितनी है, v है, और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे पास कितनी थी जी, बल्कि सॉरी फाइनल वेलोसिटी हम इसको 0 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं क्योंकि बॉडी स्टॉप कर गई है, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, और जबकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसको हम v कह देते हैं। अब इस तरह से कि न्यूटन के सेकंड लॉ के ही मुताबिक अगर हम देखें तो ये हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए होता है रिलेशन। लेकिन बॉडी चूंकि अब इसमें रिटार्डेशन या डिसलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड बन गई है, इसका मतलब कि इसमें नेगेटिव एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो। यानी यहाँ पर हम जो ये हमारे पास क्वांटिटी आएगी F, ठीक है,
एफ ओवर एम ये किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। और दूसरी बात ये कि अगर हम अब इसको इस तरीके से देखें कि हमारे पास ये बॉडी जो काइनेटिक एनर्जी इसमें होगी वो क्या होगी, वो बेसिकली एक वर्क डन है, यानी फोर्स जो कि हमने इस पे अप्लाई की थी, प्लस इसने जो डिस्टेंस फोर्स की डायरेक्शन में कवर किया। फर्ज करें ये डी डिस्टेंस इसने कवर किया, ठीक है। इसे मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये डी डिस्टेंस पोजीशन ए से लेकर बी तक। तो अब या इसे एस भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फोर्स जो है वो किसके इक्वल आ रही है, माइनस एम ए के इक्वल आ रही है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो डी है वो अपनी जगह पर एज इट इज है। यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको सिंपल एफ मल्टीप्लाई बाय डी भी लिख सकते हैं। अब इस तरह से कि जिस तरह से मैंने आपको ये तमाम बातें बताई हैं कि फाइनल वेलोसिटी ये हो और इस तरह से, तो अगर हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी है और डी की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है तो हम कैसे इसे लिख सकते हैं। यानी अब मैं यूं कह सकता हूं कि हमारे पास अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करें, यानी जिसमें हमने पढ़ा था 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यानी एक स्ट्रेट पाथ पे अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, और फिर हम यूं बात करते हैं कि उसमें जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगी वो किस तरह से, या किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसका प्रोडक्ट एक्सलेरेशन से लिया जाए और फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो कैसे वो उसके वेलोसिटीज के स्क्वायर्स के डिफरेंस के बराबर होती है, ठीक है, जिसे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें वी एफ की तो जीरो आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर वी आई की जगह आप वी लिख दें इसका स्क्वायर इक्वल टू 2as, और 2as किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो माइनस वी स्क्वायर, यानी जीरो में से वी स्क्वायर अगर माइनस कर दें तो माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एस आ रहा है, एस जो डिस्टेंस बॉडी ने या डी जिससे मैं कह सकता हूँ वो कितना कवर किया हुआ, माइनस वी स्क्वायर ओवर 2a, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस d को रिप्लेस कर देंगे माइनस वी स्क्वायर ओवर 2a से, जबकि f जो है वो इक्वल टू माइनस एम ए है, माइनस एम ए है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वी स्क्वायर एम, ठीक है, या एम वी स्क्वायर कर लें इसे, एम और वी मल्टीप्लाई हो जाएंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का वो रिलेशन आ गया जिसे हम मैथमेटिकली जो है वो इस फार्मूला को यूज करते हुए जो है वो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की ड्यूरिंग मोशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। यानी एनर्जी अगर हम खाली देखें तो एनर्जी बेसिकली किसी बॉडी में वर्क डन करने की सलाहियत का नाम है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी ये हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी में वर्क डन करने की सलाहियत उसकी पोजीशन की वजह से। तो फिर इस किस्म की जो एनर्जी उसके उस बॉडी के अंदर होगी उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। यानी अब हम अगर इसको और एक्सप्लेन करके देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो एक तो उसकी पोजिशन की वजह से आती है, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बात की। फिर एक जो है उसकी हाइट की वजह से आती है, यानी पोजीशन में इस केस में कह रहा हूं जैसे एक हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है। अब स्प्रिंग में उसको उसकी नॉर्मल उसकी हालत से आप थोड़ा सा कंप्रेस या उसको स्ट्रेच कर लें, ठीक है, तो वो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिससे कि वो खुद मूव करना शुरू करता है, यानी वो उसी एनर्जी की वजह से मूव कर रहा होता है। इससे हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉडी में, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि हाइट की वजह से, अब हाइट जो है जैसे कि ग्रेविटी हमारे पास है, ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है और जितना हम हाइट पे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट में इस तरह से हम कह रहे होते हैं ज्यादा है कि अगर एक ऐसी हम फील्ड में है इस रीजन पे जहाँ के उस स्पेसिफिक हाइट पर जी की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड की स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू एक जैसी होगा, ठीक है। तो अब एक ऑब्जेक्ट अगर कम हाइट पर है या एक ज्यादा हाइट पर और एक कम हाइट पर है, तो जिसमें जो ज्यादा हाइट पर होगा उसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी और जो कम हाइट पर होगा उसमें कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी ये ज्यादा तेजी से जमीन की तरफ आएगा और ये उसकी निस्बत थोड़ी सी उसकी स्पीड कम होगी, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जल्दी जमीन पे पहुंच जाएगा और ये देर से पहुंचेगा। तो अब अगर आप ये देखें तो हमारे पास जो इसमें अगर हम इस तरह से देखें तो ये जो एनर्जी मौजूद थी इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो थी इसकी हाइट की वजह से, इसलिए हम कहेंगे कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ जी मैं ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसे पी डॉट ई भी मैं कह सकता हूँ।
और जबकि ये जो हमारे पास थर्ड टाइप बन सकती है ये है कॉन्फ़िगरेशन या स्टेट, मतलब कि एक बॉडी में उसकी स्टेट की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, आइस है, ठीक है। अब आइस, और अगर मैं सॉलिड लिक्विड फॉर्म में अगर बात करूं, चूंकि सॉलिड फॉर्म वाटर की आइस होगी, लिक्विड फॉर्म में वाटर है, ठीक है। और अगर वो फर्ज करें गैसियस फॉर्म में, तो इन तीनों स्टेट्स में उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। यानी स्टेट चेंज करने की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी जो कि वो उसकी स्टेट की वजह से थी, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे कि ये भी इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये बात हमें जब समझ में आती है तो हम ये देखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली किसी बॉडी में वर्क डन करने की सलाहियत का नाम था, ठीक है। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एक वर्क डन है, ठीक है, जिसको कि हम जूल्स में मेजर करते हैं। अब जिसा हमारे पास वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी तरह ये पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अब हम इसे कैसे मैथमेटिकली जो है इसकी वैल्यू को, इसकी मैग्नीट्यूड को विद यूनिट्स जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक केस बनाते हैं जी, ऐसा करते हैं कि अब मैं सिंपल हाइट के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, एक बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है उसकी हाइट की वजह से। फर्ज करें कि मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिसे मैं कुछ हाइट पर रख देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब ये जमीन से एच हाइट पर है और इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है। यानी वो एनर्जी क्यों स्टोर है इसके अंदर, वो एनर्जी इसकी पोजीशन की वजह से स्टोर है। अब वो मतलब अगर ये एक बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग की इतनी जो मंजिलें हैं वो मैंने जो तय की हैं, अगर मैं इसको उठाकर इस हाइट तक लेके आए हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वर्क डन किया है। और वो वर्क डन जो है इसके लिए एक एनर्जी के तौर पर सेव होता गया इसके अंदर। और मैंने जो इस पे वर्क किया है वो मैंने काइनेटिक एनर्जी के थ्रू किया। मतलब कि मैंने अब मोशन में मूव करता हुआ आया हूँ और ऊपर एक हाइट कवर करता हुआ आया हूँ, यहाँ तक मैं इससे लेके आया हूँ। तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर सेव होती गई है। मतलब कि अगर मैं और हाइट पे चला जाता तो इसके अंदर और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाती, ठीक है। जैसे वाटर में अगर हम देखें तो उसको एक हाइट से जब छोड़ा जाता है तो वो खुद ब खुद मूव करता हुआ नदी नालों में मूव कर रहा होता है, या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होता है, इसलिए कि हाइट पर उसके अंदर एक एनर्जी मौजूद है जो कि कम हाइट वाली एनर्जी वाले जो पार्टिकल्स हैं उनसे ज्यादा है। तो वो ऊपर से नीचे की तरफ वाटर का फ्लो होता है इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें ये बात भी समझ में आती है कि इस बॉडी में एनर्जी खुद ब खुद नहीं आई बल्कि इसमें ट्रांसफर की गई है। अब वो किस सोर्स से की गई है वो इंसान अपने, यानी बाय हम ये कह सकते हैं कि हम खुद इसमें शो कर रहे हैं, या एक नेचुरली हम कह सकते हैं जैसे एक ट्री है और ट्री के साथ ही उसके जो फल लगते हैं, जैसे अगर मैं एप्पल की बात करूं तो वो एप्पल जो ट्री के साथ जो अटैच होता है उसके अंदर वो एक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है जो कि उसने उस ट्री से हासिल की हुई होती है, ठीक है। अब ये जो बातें ये हमें इस तरह से हम इनको अगर कैलकुलेट करना चाहें कि इनकी कितनी मैग्नीट्यूड है इसमें पोटेंशियल एनर्जी, तो हम कैसे हम मेजर कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट ने एक वर्क डन करना है, इसने इस ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आना है और इसमें जो ये डिस्टेंस कवर करेगा इसकी फोर्स पर। अब इस पे जो फोर्स लग रही है वो यानी इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि वो हम कह सकते हैं कि फोर्स है जो कि जमीन इस पे लगा रही है, और ये भी जमीन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और वो फोर्स हम देख सकते हैं रिएक्शन के तौर पर, यानी अर्थ ने जो इसको ऊपर की तरफ सपोर्ट किया हुआ है वो उतनी ही फोर्स होती है जितनी की मैग्नीट्यूड इसके वेट की है। अब वेट की डायरेक्शन में बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर करना, और वेट जो है वो फोर्स है इसमें वर्क डन में फोर्स, और जो डिस्टेंस है हमारा वो एच है। तो वर्क डन आ गया हमारे पास। अब डब्ल्यू जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो अगर हमने उसके मैस से, क्योंकि मैस की मेजरमेंट से वेट की मेजरमेंट की जाती है और फिर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन को भी देखा जाता है कि आखिर उस स्पेसिफिक हाइट पर आपकी जी की वैल्यू कितनी है। आप बहुत ज्यादा हाइट पर तो नहीं है, जितनी हम ज्यादा अर्थ से हाइट पर होंगे उतनी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू हम फर्ज कर लेते हैं, हमें पता है वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। यानी एक हम जमीन से कुछ ज्यादा हाइट पर नहीं है, तो मामूली सी हाइट पर है। और फिर इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसमें इसका मैस है वो फर्ज कर लें अगर 5 kg है तो इसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा 5 × 10 50 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर W को मैं mg की शेप में लिख सकता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, जैसा है फोर्स इक्वल टू ma मास टाइम एक्सलेरेशन, ये भी mg आ जाएगा जबकि h इसकी हाइट है। तो ये हमारे पास वो फार्मूला आ जाएगा जिसमें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी स्पेसिफिक हाइट पर, यानी वो 10 मीटर बुलंदी पर है, 20 मीटर, 1000 मीटर बुलंदी पर है,
अगर हमें हाइट पता हो, फिर उस पॉइंट उस पोजीशन पे जी की वैल्यू को हम देख लेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, या ग्रेविटेशन एक्सट्रेशन निकाल कर जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और उसका मैस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मालूम हो जाएगी।